अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज हमारा टॉपिक नंबर 7 और लेक्चर नंबर 10 है। हम चल रहे हैं बीबीसी के सिलेबस के मुताबिक। आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन में फिर रेशो, प्रोपोर्शंस, इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसके अलावा आगे मजीद चीजें आएंगी वो हम पढ़ेंगे। सही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशो, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं डबल डॉट से। ठीक है। रेशो किस चीज को कहा जाता है? रेशो अगर दो सेम क्वांटिटीज दी गई हो, उनको अगर हम कंपेयर करें तो इसको क्या बोलेंगे हम उसको रेशो बोलेंगे। ठीक है। मतलब कि मैं बोलूंगा कि एक मोटरसाइकिल में आ रहा है कितना 70 लीटर, 7 लीटर। ठीक है। कि एक मोटरसाइकिल है उसमें आ रहा है हमारे पास 10 लीटर। ठीक है। और एक गाड़ी है उसमें आ रहा है हमारे पास 40 लीटर, 40 लीटर। ठीक है। अब 10 और 40 का हम क्या करेंगे? रेशो मालूम करेंगे। रेशो इस तरह होगा कि 10 को हम ऊपर लिखेंगे, ऑर्डर का ख्याल रखना होगा कि जो ऑर्डर पहले दिया होगा उसको हम ब्रैकेट के ऊपर, जो ऑर्डर बाद में दिया उसको ब्रैकेट के नीचे। ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, तब तक हम काटेंगे। ठीक है। 10 को 10 1 10, 10 4 40, 1/4। इनके दरमियान क्या हुआ? ये रेशो आ गया, लीटर लीटर के साथ कट गया। इसलिए रेशो का जो है कभी भी यूनिट नहीं आता है। सही है। सेम क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं, उनके यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि रेशो का जो है वो कोई भी यूनिट नहीं होता है। ऐसे आगे है प्रोपोर्शन। ठीक। प्रोपोर्शन जब हम दो रेशोज को कंपेयर करते हैं, दो रेशोज को बराबर रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है। ये शो होता है इक्वल टू के निशान से और इस तरह चार डॉट के निशान से। दो रेशोज अगर बराबर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। अच्छा, दो रेशोज जब बराबर आते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। जो हमारे पास इस साइन से भी शो होता है और उसको हम इक्वल टू भी दरम्यान में रख सकते हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक रेशो है ए रेशो बी, फिर हम इक्वल टू इनके दरम्यान रखते हैं। फिर दूसरे साइड पर सी रेशो डी। ये क्या कह रहा है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये हमारे पास क्या हुआ? ये प्रोपोर्शन हुआ। अब इसको इस तरह भी लिखते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी, इसको सी डिवाइडेड बाई डी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, a इज डिवाइडेड बाय b एंड c इज डिवाइडेड बाय d। इसमें क्या करते हैं? इसमें d a के साथ आएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। c जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों इस तरह बराबर होंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये रेशो के जो कंपोनेंट्स, प्रोपोर्शन के जो टर्म्स है, ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है। फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन है। इन दोनों को जो है, जो सबसे पहला और सबसे लास्ट में जो टर्म्स आते हैं प्रोपोर्शन के, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स कहते हैं। एक्सट्रीम्स। ठीक। जो दूसरे और तीसरे नंबर पे आ रहे हैं उनको कहते हैं मीन्स। ठीक। अब ये दो जो है और मीन्स, ठीक है, ये बराबर आ रहे हैं। एडी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, सी बी, जो दो बी और सी आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बनेगा, दरमियान वालों को मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ मीन बनेगा। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जब हम कभी भी प्रोपोर्शन को लेते हैं तो वो क्या आएगा? वो उसमें आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे वेरिएशन को। डायरेक्ट वेरिएशन एक हमारे पास, दूसरा है इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन किस चीज को बोलते हैं? कि अगर एक काम हो रहा है, सही है, वो काम बढ़ता है तो उसके साथ उसके दूसरे जो वेरिएशन है मतलब वो भी बढ़ जाए, या फिर एक काम अगर घटता है तो उसका दूसरा पार्ट जो है वो भी घट जाए। इसका मैं इस तरह की मिसाल दूंगा कि अगर 5 बंदे जो है उनको खाने के लिए 10 रोटियों की जरूरत है। ठीक है। तो 10 बंदों को खाने के लिए कितनी रोटियों की जरूरत होगी? उनको 50 रोटियों की जरूरत होगी। ठीक। तो ये क्या हुआ? बंदे बढ़ गए, खाना भी बढ़ गया। अगर मैं बंदे कम करता हूँ, 5 से मैं ले आता हूँ 2 बंदों की तरफ, तो उनकी रोटियां भी 10 से कम हो जाएगी, 4 रोटियों की तरफ आ जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हुआ?
ये अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, अगर एक क्वांटिटी कम होती है उसके साथ दूसरी क्वांटिटी जो है वो भी कम होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम शो करते हैं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू B, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू B। ये जो निशान है ये प्रोपोर्शन का निशान है, ठीक है। अब A इज इक्वल टू प्रोपोर्शन के निशान को खत्म करने के लिए उसकी जगह हम इक्वल टू लिखते हैं और क्या करते हैं, के लगाते हैं, साथ में B भी लगाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोपोर्शन को इक्वल टू और के से खत्म किया। के को क्या बोलते हैं, के को कांस्टेंट बोलते हैं जिसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, सही है। आगे हम क्या करेंगे, एग्जांपल हल करेंगे किस चीज का, डायरेक्ट वेरिएशन का। डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल एक किताब में भी दिया गया होगा। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड अगर y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यहां से यहां तक क्या कहता है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, y वेरीज डायरेक्टली एज x and the value of x is equal to 5 and y is equal to 6, ठीक है। then find the value of y when k is equal to when x is equal to 25। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे बाय इक्वल टू एंड k और साथ में x को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। k का वैल्यू मालूम करने के लिए x जो है वो y को डिवाइड करेगा, सही। k इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना दिया था पहले, 6 और x का वैल्यू 5, ये हमारे पास आया k का वैल्यू, ठीक। अब क्या करेंगे, कहता है फाइंड y when x is equal to 25। इस तरह के एग्जांपल्स दिए होंगे, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं हमसे बीपीएससी के एग्जाम में। तो ये आप लोगों ने अगर वेरीज डायरेक्टली लिखा तो इधर आप लोगों ने ख्याल करना है, इसको बटे में नहीं लिखना है, बटा जो है वो हम इनवर्स में यूज करते हैं, सही। आप लोगों ने सबसे पहले इसको पुट करना है, दोनों को बराबर रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शन के जरिए, फिर k का वैल्यू मालूम करेंगे। फिर जब दोबारा उन्होंने वैल्यू पे पुट किया होगा तो उसको लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू kx, y का वैल्यू मांगा है यहाँ पे, ठीक। k का वैल्यू यहां से निकल आया 6 डिवाइडेड बाई 5 एंड x का वैल्यू दोबारा दिया है उन्होंने 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, y इज इक्वल टू 6 5 जा 30। तो ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं बल्कि ये प्रॉपर तरीका है हल करने का। यहाँ पे ख्याल क्या रखना है आप लोगों ने, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को देखना है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो बट्टे में नहीं आएगा बल्कि उसको डायरेक्ट लिखना है, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो मैं आगे समझाता हूँ उसका क्या तरीका है। आगे हम पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन को, पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा, अब इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था कि एक चीज अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाए तो अपने साथ दूसरे क्वांटिटी को बढ़ा देता था, अगर कम होता था तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाती। यहाँ पे क्या होता है इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन में कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी जो है वो कम होती है, इनवर्स से, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो उसके साथ दूसरी जो है वो बढ़ जाती है। इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि एक दीवार है, उसको बनाने के लिए अगर एक दीवार 5 मजदूर 10 दिन में बना सकते हैं, 5 मजदूर 10 दिन में, तो 10 मजदूर उसको बनाने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, उन मजदूर बढ़ाएंगे तो दिन जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर मजदूर कम करेंगे तो दीवार को पूरा करने के लिए दिन का दोहराना जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन, मजदूर बढ़ाए दिन कम हो गए, ठीक है। मजदूर कम किए दिन जो है वो बढ़ गए, ठीक। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो किताब से, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, ठीक। इसका सबसे पहले मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा, उसके बाद एग्जांपल समझाऊंगा। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। अब प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, k से रिप्लेस करते हैं, k और इक्वल टू से, सही है। अब k जो है, k का वैल्यू यहाँ पे आ गया हमारे पास y x, कांस्टेंट वैल्यू क्या आया, y और x। आगे एग्जांपल दिया गया है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, x के। अगर x का वैल्यू, y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 4 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से k का वैल्यू मालूम करेंगे, y इज इक्वल टू k अपॉन x, k इज इक्वल टू yx। y का वैल्यू कितना है, k इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू कितना है 4, k का वैल्यू आया 20, ठीक। अब है देन फाइंड y when x is equal to 10। अब हम क्या करते हैं, यहां से y का वैल्यू
निकालेंगे। के भी हमारे पास मालूम हो गया, वाई भी पता है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस इक्वेशन में इन दोनों के वैल्यूज पुट करेंगे। के का वैल्यू क्या आ रहा है 20, ठीक। फिर वाई का वैल्यू क्या आ रहा है इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू नहीं है हमें मालूम, उसकी जगह वाई लिखेंगे, और एक्स का वैल्यू 10 है, तो y इज इक्वल टू 20, 10 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई वाली साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2। सही। अच्छा, अभी मैं इनका एक एग्जाम शॉर्टकट है कि इसके लिए डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन के लिए एग्जाम में आप लोगों को एक्स वाले, जिससे पहले जो हम लोगों ने के मिसालें पढ़ी, वो जो है वो कम आ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने क्या था, कांस्टेंट मालूम करना, तो वो कम आ सकते हैं। पर आप लोगों से डायरेक्ट इस किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर, मतलब मैं एक पहला एग्जांपल दूंगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, कि 5 बंदे 10 रोटियां खाते हैं, 50 बंदे कितने खाएंगे। ये तो एक सिंपल, मतलब 10 को 5 से डिवाइड करो, 2 आएगा, 2 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करो। एक तो सिंपल है, ठीक है, कि हमारे पास डायरेक्ट सवाल जाएगा। एक फार्मूले के थ्रू है, y1 रेशो x1 इज इक्वल टू y2 रेशो x2, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी y जो है वो हमारे पास पीपल है, सबसे पहले पीपल रेशो रोटी, फिर पीपल रेशो रोटी, ठीक। पीपल कितने थे 5, रोटियां कितनी थी 10, यहाँ पे पर पीपल कितने 50, और रोटी कितने हुए, रोटी का हमें मालूम नहीं, तो उसकी जगह हम लिखते हैं x, ठीक। क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई x, सही। x आया इस साइड पे, 50 उधर ही रह गया, ये दोनों, ठीक है। रेशो को हम लोग फ्रैक्शन की शक्ल में चेंज किया, 5 डिवाइडेड बाई 10, 50 डिवाइडेड बाई x। अब इनको काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 इक्वल टू 50 अपॉन x, सही। x इधर आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बन जाएगा 50 इधर ही, y जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100। x क्या था, रोटियों की तादाद थी, तो डायरेक्ट वेरिएशन से हमारे पास क्या आया, रोटियों की तादाद जो है वो मालूम हो गई, सही। अब इनवर्स रिलेशन का जो है वो एग्जांपल देखेंगे। इनवर्स रिलेशन को हम किस तरह शो करेंगे, कि ये पहली क्वांटिटी, फिर दूसरी, फिर पहली क्वांटिटी, फिर दूसरी क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी पीपल है, दूसरी क्या है हमारे पास, डेज है, ठीक। फिर इक्वल टू पीपल, फिर है डेज। यहाँ पे मैं रेशो नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही। तो पहली क्वांटिटी हमारे पास क्या है 5, दो, और दूसरी क्वांटिटी का पहला क्या है, वो है 10, 5 ज़रबे 10 इक्वल टू हाउ मेनी पीपल नहीं मालूम, x लिखेंगे, डेज कितना है कि 4 दिनों में कंप्लीट हो जाए, कितने दिनों में, 4 दिनों में। 5 ज़रबे 10 50 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, x यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x, ये कट जाएंगे, 2 एंड 25 25 को अंदर रखते 2 पे डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 12.5, ठीक। तो x का वैल्यू हमारे पास आया, x इज इक्वल टू 12.5 पीपल से। यहाँ पे हम लोगों ने पीपल की तादाद मालूम कर दी थी, तो कितने बंदे लगने, 12.5 बंदे जो है वो लगने के वो दीवार को पूरा करे, कितने दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर, ठीक। अच्छा, अभी जो है थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई सवाल आता है उसमें पूछते हैं आप लोगों से कि आप लोग थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करें, तो 3 वैल्यूज दिए होंगे उसमें, ठीक है। पहला वैल्यू a, दूसरा वैल्यू जो है वो b को आप लोगों ने 2 बार लिखना होगा, इक्वल टू के इस साइड पे भी, दूसरे साइड पे भी, ठीक। और फिर लास्ट जो होगा, लास्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होगा, सही। लास्ट वैल्यू जो है वो नहीं होगा, हम लोगों ने मालूम करना है, इसको खुद मजीद हल करके। इसका किस तरह फॉर्म आएगा, ये आएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू b डिवाइडेड बाई c, ठीक। फिर आगे जो है इसका मजीद स्टेप्स में हल करता हूँ, ये बनेगा AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। फिर जो है
सी उधर ही रह जाएगा एंड बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उसका फुल एंड फाइनल फॉर्म आ जाएगा। ठीक, अभी फोर्थ प्रोपोर्शन जो है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या कहता है, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन क्या हुआ हमारे पास, सी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है। फोर्थ प्रोपोर्शन 4 वैल्यूज दिए होंगे, ए का अलग सा वैल्यू, बी का अलग सा वैल्यू, सी का अलग वैल्यू एंड डी का जो है वो वैल्यू नहीं दिया होगा। ठीक, उसमें क्या करेंगे हम, डी जो है वो मालूम करेंगे। तरीका वही है, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक, ये आगे करेंगे, डी इधर आएगा इज इक्वल टू सी, बी ऊपर जाके बी के सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए जो है ये इसको डिवाइड करेंगे, ये उसका तरीका। ठीक है, अभी जो है हम मीन प्रोपोर्शन को स्टडी करेंगे। मीन प्रोपोर्शन जैसे नाम से शो हो रहा है कि दरमियान वाले जो है वो एक साथ आएंगे और बाहर वाले जो है वो एक साथ आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मीन लेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ मीन बी स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए सी बन जाएगा। आगे जब इनको खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, हम दोनों के ऊपर अंडर रूट लेंगे बी स्क्वायर और ए सी के ऊपर। ठीक, ये बी बन जाएगा, ये ए सी अंडर रूट बन जाएगा। ठीक, अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी हमने वही काम होता है जिस तरह मीन प्रोपोर्शन। अगर तीन टर्म मीन प्रोपोर्शन में आते हैं ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी। यहां तक तो इनकी बात सही है, ये हमारे पास आएगा इस तरह। अगर हम इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं कि इफ ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है, और डी, अगर ए बी सी डी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तीन में थे, फिर कैसा बनेगा, ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी फिर इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, यहां से मतलब ये है कि ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान सी इज इक्वल टू सी अपान डी। ठीक है, मतलब जो टर्म पहले के नीचे में आ रहा है वो दूसरे पे ऊपर में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर सी नीचे आ रहा है तो तीसरे के ऊपर में आ रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं, इसका भी वही फार्मूला है, तीन टर्मों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका भी इसी तरह बनता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक, तो ये था हमारे पास मीन प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन। थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन में हमारे पास चार प्रोपोर्शन आते हैं। पहला है इन्वर्टेंडो, दूसरा है अल्टरनेंडो, तीसरा है कंपोनेंडो, उसके बाद है डिवाइडेंडो। ये चार हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम कल डिवाइडेंडो कंपोनेंडो पढ़ेंगे। आगे जो दो तीन टॉपिक रह जाएंगे वो कम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। सही है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये तो है जनरल फॉर्म ऑफ एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, कि ए को बी डिवाइड कर रहा है और सी को डी डिवाइड करते हैं। अगर हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या कहता है कि अगर ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, तो ये कहता है फिर बी अपान ए जो है, बी रेशो ए और डी रेशो सी वो भी बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं आफ्टर अप्लाइंग इन्वर्टेंडो थ्योरम, बी जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, हम फ्लिप करते हैं, फ्लिप ऊपर नीचे चीजों को, जो ऊपर है उनको नीचे लाते हैं, जो नीचे उसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, फिर डी जो है ऊपर जाएगा, सी जो है वो नीचे आएगा। ये क्या हुआ, ये हम लोगों ने इस पे इन्वर्टेंडो थ्योरम लगाया। इसको इस तरह भी लिख सकते, बी रेशो ए इक्वल टू डी रेशो सी। आप लोगों ने सिर्फ इसके जनरल फॉर्म जो है वो ज़हन में रखने हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए आ सकते हैं कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। इस तरह दिया होगा, इसके रिलेटेड तीन चार और दो तीन और दिए होंगे, आप लोगों ने उनमें से जो है वो ट्रू को चूज करना होगा। ठीक है, अब अल्टरनेंडो में क्या आता है, अल्टरनेंडो में हम स्वेप करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज जो है वो स्वेप करते हैं आफ्टर अप्लाइंग अल्टरनेंडो थ्योरम। अल्टरनेंडो क्या कहता है कि अगर ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन अप्लाइंग अल्टरनेंडो थ्योरम, उसमें क्या होता है, ए बी और सी के वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बी रेशो ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। इस तरह भी लिख सकते हैं, ए अपान सी इज इक्वल टू बी अपान डी। ये जो है ये वाला, ये इसका जनरल फॉर्म है। आप लोगों ने एग्जाम में अल्टरनेंडो का जनरल फॉर्म ज़हन में रखना है। ठीक है,
कंपोनेंटो थ्योरम क्या कहता है, तीसरे नंबर पे कंपोनेंटो थ्योरम आ रहा है, जो कह रहा है कि अगर a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d के दो रेशोज अगर प्रोपोर्शन में दी गई हो, तो वो क्या कहते हैं कि अगर उनके दोनों नीचे वैल्यूज को ऊपर जमा किया जाए और नीचे वालों को उसी तरह लिखा जाए तो ये बराबर होते हैं। इसका मैं मिसाल दे रहा हूं, अप्लाइंग कंपोनेंटो थ्योरम। सही, a प्लस b डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c प्लस d डिवाइडेड बाई d। इसका एक फॉर्म ये कि अगर नीचे वाले को ऊपर जमा किया जाए दोनों में से, ठीक है, और नीचे वाले को उसी तरह लिखा जाए, या फिर ऊपर वाले को नीचे जमा किया जाए, तो ये क्या है, इनका असर इनके बराबर आएगा। सही है, a डिवाइडेड बाई a प्लस b इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई c प्लस d। ये क्या है, ये कंपोनेंटो थ्योरम का जनरल फॉर्म है, और ये भी क्या है, ये भी कंपोनेंटो थ्योरम का जनरल फॉर्म है। इसके बाद डिवाइडेंडो आता है। कंपोनेंटो में हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर प्लस करते हैं दोनों में से, या ऊपर वाले को नीचे लाते हैं, दोनों साइडों पे नीचे प्लस करते हैं। और डिवाइडेंडो में क्या होता है, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं डिवाइडेंडो को, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें नीचे वाले को हम ऊपर माइनस कर सकते हैं, या ऊपर वाले को नीचे लाके नीचे वाला उसे माइनस कर सकते हैं। सही, a माइनस b डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c माइनस d डिवाइडेड बाई d। एक जनरल फॉर्म इसका ये, दूसरा जनरल फॉर्म जो है वो है a अपान a माइनस b इज इक्वल टू c अपान c माइनस d। ये क्या है, ये डिवाइडेंडो थ्योरम्स के जनरल फॉर्म है। इसके आप लोगों ने सिर्फ ये जनरल फॉर्म जो है वो ज़हन में रखने, इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो मैंने नोट्स में हल किए हुए, जो मैंने किताब से उठाए थे, उसको आप नोट से भी देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक जो था वो ज़रा मुश्किल टॉपिक है। इसमें जो डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो, अल्टरनेंडो और ये चीज़ें जो ये मुश्किल है। इससे पहले हम लोगों ने इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को पढ़ा था, या फिर मीन जो प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वो पढ़े थे। वो भी सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, उसके जो जनरल फॉर्म्स है वो ज़हन में रखने हैं। वैसे इसके रिलेटेड जो सवाल आते, अगर आप लोगों को कोई सवाल आता है एग्जाम में इसके रिलेटेड पूछे जा सकता है, वो किन से ज़्यादा चांसेस जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन या सिर्फ रेशो से इसके सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।